अब डिमांड कम हो गई वर्ल्ड वाइड, और डिमांड कम होने से क्या हो गया, वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको या तो निकाल दिया गया, और जो बचे हुए वर्कर्स थे उनके वेजेस कम कर दिए गए। तो वर्कर्स में एक तरीके का डिसकंटेंट था। उसकी वजह से बताओ रोहित, हिटलर ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? बता ही नहीं रहे, आप बताओ। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। हाँ बोलो प्रियांशु, आप बताओ। जर्मन सोशलिस्ट कहाँ ज्वाइन कर दी थी? वो तो खुद बनाई है। ज्वाइन कौन सी पूछ रहा हूँ? जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की, और फिर जल्दी ही वो उसका लीडर बन गया। अब लीडर बन गया तो उसने इस पार्टी का नाम ही बदल दिया। उसने उस पार्टी का क्या नाम रखा? बताओ, बोलो। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, यही नाम रखा, ठीक है। सो व्हाट द नेम इज गिवन, उसने पहले एक पार्टी ज्वाइन की और फिर उस पार्टी का क्या नाम रख दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, यही लास्ट लाइन थी ना, और इसके आगे लिखा गया कहां पे थे? पार्टी इसने नाजी ने कर ली थी। अच्छा, इसने ये कर लिया, यही चीज हम लोग देख ली, ठीक है। अच्छा, वो कौन था बताओ? रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक कौन होता है? क्रिश्चियन। और जीसस क्राइस्ट को किसने मारा था? ज्यूज ने। तो इसलिए उसके अंदर एक हेट्रेड थी कि ज्यूज ने मारा है तो ज्यूज अच्छे नहीं होते। अब आपके बुक में ये जो डायग्राम दिखाया गया, ये हिटलर का डायग्राम, जो पहले पेज पे देखो। सो इट इज, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? हिटलर एंड द गोबेल्स लीविंग आफ्टर ऑफिशियल मीटिंग। ये उसके सहयोगी हैं, जो मतलब सेना के कमांडर हैं, वो गोबेल्स हैं। नाउ आगे देखते हैं। सो द गवर्नमेंट कुड नॉट कंट्रोल द क्राइसिस। जो उस समय की गवर्नमेंट थी रोहित, उसका क्या नाम था? नाम ही नहीं बता रहे तुम आज। हाँ बोलो। वीमर रिपब्लिक। तो वीमर रिपब्लिक को उसने क्या किया? ही कंडेम या एक्यूज्ड वीमर रिपब्लिक फॉर द ये दिस इनह्यूमन ट्रीटी। इट वाज ए इंसल्ट ऑफ जर्मनी। ये क्या देखा गया? इट वाज इंसल्ट ऑफ जर्मनी। तो उसने, किसने किया? हिटलर ने बोला ये वीमर रिपब्लिक है, इसी ने हम लोगों को इस रास्ते पे लाया है। ये जो 32 में क्राइसिस आई ना, उन सब का जिम्मेदार हिटलर ने किसको ठहराया? बोलो इन्होंने ये सब किया है। अभी तक वार रिपेरिएशन या वार कंपनसेशन हमें देना पड़ा, 90 साल और दोगे अगर इनके चक्कर में रहोगे। हमको ज्वाइन करो। हमारी पार्टी का क्या नाम है? दैट इज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। और कहाँ इसको 2% वोट मिलने थे, और 3-4 साल के अंदर 32% पाकर सब लार्जेस्ट पार्टी लोगों ने पसंद किया। इसकी आपने देखा ओरेटरी की स्किल कितनी अच्छी थी। तो वो जहां पर हाथ मारता था उसी बेंच को तोड़ देता था। इतना अच्छा ओरेटरी की स्किल थी। पसंद क्या? नाउ हिटलर कैसे वहां का लीडर बन गया? जरा इस चीज को, पहले वो चांसलर बना, फिर डिक्टेटर बन गया। जर्मन का चांसलर का मतलब सलाहकार, सबसे बड़ा सलाहकार। चांसलर का पद आज भी वहां पर सबसे बड़ा पद है। तो दैट इज, अब देखिए, there were years of depression from 29 to 32 and the Weimar Republic government could not control the situation, so the public lost its confidence in Weimar Republic. तो उनको लगता था कि अब राजा ही आना चाहिए या कोई डिक्टेटर आएगा वही हमारी स्थिति को सही करेगा। नाउ देखो, गवर्नमेंट could not हैंडल द इकोनॉमिक क्राइसिस। जो उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसको वो नहीं कर पाए। इकोनॉमिक क्राइसिस को वो हैंडल नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? सो पीपल लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन इट।
वीमर रिपब्लिक में 827 सदस्य थे जो चुनकर आए थे, वो सभी वीमर रिपब्लिक के नाम से जाने जाते थे। सो पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम, पूरा उन्होंने वीमर रिपब्लिक के ऊपर, दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। वो सोचते थे इससे अच्छा तो कैसर विलियम टू ही था, और ये वीमर रिपब्लिक सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद नई नई इनके यहाँ अभी डेमोक्रेसी आई थी। तो नाउ जर्मन वाज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली इट वाज डाउन एट दैट टाइम एंड इट लेड टू द राइज ऑफ हिटलर। तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा हिटलर का उदय कैसे हुआ, इस चैप्टर का नाम क्या है, राइज ऑफ हिटलर। सो दैट इज जर्मनी वाज कैसा था, एट क्रिटिकल स्टेज, which was the main reason for rise of Hitler. इसने laid down the foundation stone for rise of Hitler. तो इसका कैसे फिर आगे बढ़ा ये अब हम देखेंगे। पार्टी तो उसने बनाई थी। सर अगर हिटलर ने रिटायरमेंट ले ली थी आर्मी से, तो वर्ल्ड वॉर 2 में उसने पार्टी उसने वर्ल्ड वार 2 लड़ा और फिर उसके बाद 18 में उसने रिटायरमेंट ले ली। अच्छा इसकी बात है वर्ल्ड वार 2 में नहीं, फिर तो राजा बन के करा, जर्मनी का लीडर बन गया। उसने ऐसा जीतना शुरू किया, 27 फाइटर जेट उसने लंदन पे ऐसे बम बरसाए हैं 2 घंटे में, पूरा लंदन तहस नहस कर दिया, फ्रांस तहस नहस। ऐसा कर रहा था, अगर न रोका जाता ये पूरी दुनिया जीत लेता, जहां तहां बम बरसा रहा था। ये अमेरिका आया तब हिटलर को हरा था। सर तो फिर वो वॉर फील्ड में गया था लड़ने। वॉर फील्ड में तो ऐसे नहीं, वो कहीं गया थोड़ी था लड़ने, अच्छा, वो बस वॉर रूम में ही बैठा रहता था, उसके सैनिक जाते थे लड़ने। उसका आखिरी जहाज भी मारा गया। अब हम वो युद्ध देखेंगे, अभी वर्ल्ड वार 2 की बात आएगी। तो इसने ये सब गड़बड़ की, जहां तहां वो अटैक करा तो बोला था हमारे ब्लू आइड जर्मनी के लोग हैं, वो स्वास्तिक का निशान यूज करते हैं, जैसे हम लोगों का स्वास्तिक का निशान होता है ना, तो इसी तरीके के हम लोग भी आए। जब ये देखिए, ये हम लोग कहां से आए हैं, मिडिल ईस्ट से। तो अब मिडिल ईस्ट के जो लोग कहलाते थे उनको नॉर्डिक आर्यंस कहते थे। क्या कहते थे, ये देखो। तो वो कह रहा था कि सबसे श्रेष्ठ नॉर्डिक आर्यंस है, उनका जीन वहां जाकर के थोड़ा बदल गया था। ये मध्य एशिया, इसको क्या कहते हैं, मिडिल एशिया। तो मिडिल एशिया से कुछ लोग यहाँ पर आए, कहाँ पे आ गए, और कुछ कहाँ चले गए बताओ। ये स्पेन है, और स्पेन के इधर क्या है, फ्रांस, और ये क्या है बोलो, जर्मनी। तो जो लोग जर्मनी पहुंचे, वहां की ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन थी कि उनकी आंखें नीली हो गई, ब्लू आइड। जर्मनी के लोगों को तुम दुनिया में समझ सकते हो, नीली आइड है तो जर्मनी का लोग, ठीक है। तो वो कैसे हो गए बताइए। और जो यहाँ आ गए भारत में, हिमालय पे आ गए, तो हिमालय पे आ गए, उनको क्या कहा गया, आर्यंस। हम सभी लोग आर्यंस हैं। कौन कौन आर्यंस हैं, जो सबसे श्रेष्ठ थे उन्हीं में से कुछ वो ब्राह्मण्स बन गए। क्या बन गए, ब्राह्मण्स। और कुछ ऐसे लोग थे जो लड़ाई लड़ने लगे। कई लोग ऐसे थे तपस्या ही करते रहे, 5000 साल पहले यहाँ भी आए हिमालय में, तपस्या कर दी, न जाने कितनी पुस्तकें लिख दी, कितना ज्ञान, ऐसा ज्ञान इन्होंने यहाँ बढ़ाया कि पूरा नालंदा विश्वविद्यालय में सब जगह के लोग पढ़ने आने लगे। इतना ज्यादा ज्ञान, वेद उपनिषद और क्या क्या, मेडिकल साइंस में चरक संहिता लिख दी, सब कुछ। तो कुछ आर्यंस यहाँ आ गए और उन्होंने वेद लिख दिया। तो जो सब जिन्होंने ये सब लिखा वो क्या कहलाए, ब्राह्मण्स। और जिन्होंने यहाँ के नेटिव से लड़ाई की, किसी जगह जाओगे ऐसे तो नहीं रह जाओगे। ये तो बहुत सबसे हरा भरा क्षेत्र वर्ल्ड का इंडिया ही है, डेंसली पॉपुलेटेड, इससे ज्यादा कहीं वैसा नहीं। इट इज ए ड्रेनेज नेटवर्क, नदियों का जाल बिछा है भारत में, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन, और यहाँ पर बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट जो रहने की दृष्टि से उत्तम है, ऐसा कहीं नहीं। और जो लड़ाई लड़े यहाँ से उनको क्या कहलाए बोलो, क्षत्रिय। क्षत्रिय। और जो इनमें
जिन्होंने बोला कि ठीक है अब हम लोग व्यापार करेंगे, काम भी तो चलाना है, कोई लड़ाई लड़ने से तो काम बनेगा नहीं, तो उसमें कुछ व्यापार करना, यहाँ से लेना वहां लेना, ये करना, तो वो कहलाए वैश्य। वो क्या कहलाए? और उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। बोला चलो मेरे जूते साफ करो, ये जो मैंने टॉयलेट किया इसको फेंको, मेरा घर साफ करो, ऐसे करो वो करो। उनको दलित कर दिया। दलित यहाँ के नेटिव्स हैं, वो थोड़ी दलित है जो आए थे। जो 3 जातियां हैं, जो अपर कास्ट हैं, वो आर्यंस हैं, इसीलिए तो दलित इनसे वो कहते हैं। दलित यहीं के लोगों को, जो ट्राइब्स थे उनको दलित बना दिया। उनको किसी को बोल दिया ठीक है तुम लोग मेरे जूते साफ करोगे, तुम चमार, तुम नाई, तुम कहा, तुम ये। इसमें से बहुत से दलित बहुत डिसकंटेंटेड थे। उन्होंने बाद में किसी ने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया, 50% दलित मुस्लिम बन गए। उन्होंने बोला हमें, अभी अगला चैप्टर में तुम्हें आएगा, एक चैप्टर और आएगा 10th में तो पढ़ोगे कि दलितों को बहुत अच्छा नहीं समझते थे। इवन सामने से दलित गुजर जाए तो उसकी छाया पड़ जाए तो नहाते थे, इतनी बुरी दशा थी। अब सही हो गई। तो तुम समझ गए ना भारत में किस तरीके से चला सिस्टम। तो ये कौन सा हुआ बोलो? चौथी कौन सी थी? दलित। अच्छा, इसमें ये जो साउथ का हिस्सा था, वो लोग भी एक हायर कास्ट ब्राह्मण्स थे, उनमें भी एक अपर कास्ट लोअर कास्ट चल रहा था। उनको कहते थे द्रविडियंस। क्या कहते थे? द्रविडियंस। तो उन लोगों ने, वो भी ब्राह्मण्स ही थे, उनका अपना सिस्टम था। उन्होंने भी जो आर्यंस की खोज से उनको रेडिली एक्सेप्ट किया। लेकिन इनके बीच में आज भी साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का क्लैश रहता ही है। द्रविडियंस अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, बट द्रविडियंस आर नॉट आर्यंस, दीज आर द नेटिव अपर कास्ट पीपल। जिनका ज्यादा ब्रेन था वो द्रविडियन हो गए। इनमें 2 कास्ट है, और जबकि आर्यंस में कितनी कास्ट है। लेकिन यही आर्यंस वहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए बताइए? जर्मनी में। तब यहाँ इनको आर्यंस कहा गया, वहां कहा गया नॉर्डिक आर्यंस। वहां क्या कहा गया? अब हम उसी वर्ड को यहाँ यूज करने जा रहे हैं। ये लोग मिडिल एशिया से आए थे, मंगोलिया के आसपास। ये वहाँ यहीं पे मंगोलिया है, चाइना के ठीक सबसे बड़ा एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जब आए तो इनको क्या कहा गया? नॉर्डिक आर्यंस। अच्छा, जब ये इंडिया में आए तो इनका साइन ऐसे था, इसको स्वास्तिक कहते हैं। और जो यहाँ पहुंच गए वो अपना साइन ही भूल गए, उल्टा साइन बनाने लग गए। तो आप देखो पूरी बुक में ये साइन बना है। सही है। तो इन्होंने अपने फ्लैग में कैसा बनाया? हमारा राइट हैंडेड है, और उनका कैसा हो गया? लेफ्ट हैंडेड। आर्यंस का यही था, लेकिन भूल गए, चलते चलते भूल ही गए तो क्या होगा? वो ऐसे तो सारी जगह भूल गए। समझ आ गया? तुम्हारे घर में जब पूजा होती तो कैसा साइन बनता है? ये बनता है। उनके यहाँ है वही लोग। बोलो, बात समझ आ गई? अब हम आगे की बात करें। चलो, राइट की तरफ उल्टा है। तो अरे वो बुक में देखो, बुक है ना तुम्हारे पास? यस। बुक से देखो तो पता चल जाएगा। दिख गया? इसी में कहीं देखो, कहीं बना होगा। सर पेज नंबर 57। 57 बता रहे, 57 देख लो। सही है। ये देखो, उल्टे उल्टे 57। ठीक है, इसमें किस तरीके से? सर वो गलत है। अभी देख लेते हैं। तो चलो इसको देख लेंगे। अभी इसको नेट पे देखते हैं, ठीक है? फिर इसको कंफर्म करें और आगे बढ़ें। चलिए, पहले ये देखें, व्हाट इज स्वास्तिक साइन कॉल्ड इन इंग्लिश? स्वास्तिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, देखो अब स्वास्तिक का इमेज देखो, ये ऐसा है, ये स्वास्तिक का है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द नाजी सिंबल। नाजी का देखना कैसा होगा? व्हाट इज द नाजी सिंबल विच रिजेंबल्स टू स्वास्तिक? अच्छा, इन्होंने टेढ़ा कर दिया, बस वही है। ये अभी इसमें देखो, ये जापानी इसका हो गया। सिमिलर ही है। What is difference between Indian swastik system and Nazi symbol? इसको देख लेते हैं, ये फिर हम आगे बढ़े।
Indian swastika is an old symbol of good luck. Used है वही किया गया, बस वो टेढ़ा कर दिया ना। ये देखो ये कौन सा है, दैट इज नाजी एम्बलम में ऐसे और इंडियन में कैसा है, इंडिया वही चीज है, बस टेढ़ा कर दिया, सही है। हाउएवर इट इज, चलो दोनों एक ही चीज है। चलिए तो इसको ऐसे ही करते हैं। इनमें भी राइट हैंडेड साइड है, बट ये थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, सही। चलो अब देखो, नेक्स्ट इज दिस हैड गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर राइज ऑफ हिटलर। नाउ नाजी पार्टी के बताइए आइडियल्स क्या थे। आइडियोलॉजी, किसी भी पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, उसके सोचने का तरीका, जैसे बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अलग है, समाजवादी पार्टी की अलग है, तो किसी न किसी पार्टी के लोग उसी पे तो वोट देते हैं। सो व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी? दैट आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी, देखिए उस समय चार्ल्स डार्विन ने पूरी दुनिया की यात्रा की और उन्होंने देखा कि लोगों का जीन अलग अलग होता है, कहीं कहीं के कछुए अलग थे। उन्होंने टॉर्टॉइस को देखा, बहुत बड़े शिप लेके गए नेवल ऑफिसर के साथ। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की किताब लिखी कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उन्होंने एक नई चीज बताई कि हम लोग अलग अलग दिखते हैं क्योंकि हमारा जीन अलग अलग है। जीन का मतलब जेनेटिक नहीं होता है, हम लोग कहते हैं हमारे जीन का मतलब डीएनए, जीन समझते हो ना, तो जैसा जिसका डीएनए होगा वैसा वो दिखेगा। तो इस चीज का इसने फायदा उठा लिया, दुनिया में उस थ्योरी की चर्चा चल रही थी, इसने अलग ही रास्ता दे दिया। उसने कहा नॉर्डिक आर्यंस का डीएनए सबसे अलग है, वो सबसे श्रेष्ठ, और उसके नीचे ये हिप्पीज हैं और उसके नीचे ब्लैक इंडियंस हैं, उसने नीचे ज्यूज, उसके नीचे अलग अलग रंग बना दिए, बोला उनसे पिछड़िए। जैसे यहाँ जाति सिस्टम था ना, उसने कहा था नॉर्डिक आर्यन जेनेटिक इज सुपीरियर, सो दे आर ओनली हैविंग राइट टू सर्वाइव ऑन अर्थ एंड अदर्स हैड टू डाई। सबको मरना होगा, अपनी जमीन अपनी सब चीज उन्हें किसको देनी होगी? ज्यूज को। सब छोड़ के तुम लोग मर जाओ, अब सिर्फ ज्यूज जिंदा रहेंगे क्योंकि वो श्रेष्ठ है। डार्विन किसी और मैटर पर कह रहे थे कि जेनेटिक्स क्या होता है, कि हम जैसे दिखते हैं वो जीन में है। उन्होंने कोई सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी नहीं बताया था, लेकिन इसने अपने फायदे के लिए उसका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर लिया। वो तो नाजी था। नाजी था ना, ज्यूस के बारे में भी ज्यूस श्रेष्ठ नहीं, ज्यूस इंफीरियर है। उसने कहा कि वी आर एट डिफरेंट रंग्स। उसने क्या बताया? और जो सबसे टॉप रंग है, इसको रंग्स कहते हैं, अलग अलग सीढ़ियों के सोपान या पादान को रंग कहते हैं। तो उसने कहा कि जो जर्मनी है, नॉर्डिक आर्यंस, उसने जर्मन लोगों को कहां से बताया? कौन लोग थे वो? नॉर्डिक आर्यंस, दीज आर एट अपर रंग एंड ज्यूज आर एट लोअर रंग। उसने कहा ज्यूज सबसे, जो पकौड़े जैसी पहाड़ी नाक होती है जिनकी, उनकी नाक उसने बोली ऐसी पहाड़ी पकौड़े जैसी, तो दीज आर एट लोअर रंग। इसके ऊपर हिप्पीज को रखा और फिर उसके बाद अलग अलग जिप्सीज को रखा, एक जिप्सी को भी है, पॉलिश को रखा, अलग अलग रंग पे रख दिया कि कौन कितना घटिया। उसने खुद ही अपने मन से एक थ्योरी बना डाली। अब बोला अब इन सबको मरना होगा, लेकिन सबसे पहले ज्यूस को मरना होगा क्योंकि सबसे निचले पारा सबको उसने रंग पे डाल दिया। जबकि इसका डार्विन की थ्योरी से कोई लेना नहीं था। लिखो इस चीज को कि एट दैट टाइम चार्ल्स डार्विन द फेमस बायोलॉजिस्ट रिटन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एट दैट टाइम चार्ल्स डार्विन के बारे में आप लोग 10th में पढ़ोगे, साइंस में इनका चैप्टर है। चार्ल्स डार्विन हैज रिटन बुक। कौन सी बुक लिखी बताइए? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन दिस बुक
he told that external features are determined by genes. वो किसकी वजह से होते हैं? Determined by gene. जीन का मतलब समझो ये डीएनए ही है, डीएनए के टुकड़े को जीन में कह रहा हूं। ये डीएनए ऐसे चलता है ना, इसी में से एक टुकड़े को क्या कहते हैं? एक सेगमेंट को। तो इसने बताया कि ज्यूस कहाँ है बताओ? सबसे नीचे, और उसने ज्यूस का जीनोसाइड कर दिया। साइड का मतलब किलिंग और जीन का मतलब जीन, उसने जीन को ही खत्म कर डाला। इसको कहते हैं जीनोसाइड, मास जीनोसाइड। इसी जीन को ही खत्म कर दो। तुम्हें फीमेल फीटिसाइड वर्ड सुना है? कन्या भ्रूण हत्या। साइड का मतलब किलिंग, जो किसी चीज को किल कर दो तो उसको क्या कहते हैं? सुसाइड, सेल्फ किलिंग। फीटिसाइड, फीटस किलिंग। जीनोसाइड, जीन। सुसाइड होता है ना, सेल्फ साइड। पेस्टिसाइड, पेस्ट किलिंग। हर्बिसाइड, हर्ब किलिंग। जिसमें तुम साइड लगा दो वही वो किल हो जाए। तो इसने क्या किया? ऐसा इसने बता दिया ना। अब देखो नाजी की आइडियोलॉजी देखो। सो हिटलर पिक्ड दिस कॉन्सेप्ट फॉर हिज ओन एडवांटेज। और उसने क्या बताया? हिटलर टुक इट इन अदर वे। उसने दूसरी, क्योंकि लोगों को पता तो था नहीं, सो टुक इट इन अदर वे। He told that Nordic Aryans, that some gene, उसने ऐसा बता दिया कि some gene are superior and some are, कुछ superior है and some कैसे हैं? are inferior। ठीक है? Now नॉर्डिक आर्यंस, जो नॉर्डिक आर्यंस कौन थे? जर्मन्स। जब मैं नॉर्डिक आर्यंस बताऊं तो दैट इज ब्लू आइड जर्मन। सिर्फ जर्मन ना बोलो कि जो जर्मनी में रह रहे हैं, ये जर्मनी स्पीक कर रहे हैं। वो उनकी पहचान थी कि ब्लू आइड जर्मन आर एट अपर रंग ऑफ इवोल्यूशन, या अपर रंग ऑफ सुपीरियरिटी। ये रंग्स होते हैं, ये अलग अलग जो सीढ़ियों के डंडे होते हैं उनको रंग कहते हैं, ऑफ सुपीरियरिटी। वाइल रेड इंडियंस, पॉलिश, ज्यूस, जिप्सीज, ये सब क्या है? आर एट लोअर रंग्स। ऐसा हो सकता है कि नीली आंखों वाले जर्मन श्रेष्ठ हैं और इस बाकी सब इसमें लोअर रंग पर है, दैट इज इंफीरियर। ऐसे उसकी पार्टी। सो द नाजी पार्टी ने जर्मन्स को सुपीरियर बनाया एंड दे, सो जर्मन शुड रूल ओवर द वर्ल्ड, सो नाजी पार्टी शुड रूल ओवर द वर्ल्ड। जब उसने कहा हम ही सुपीरियर है, दूसरे क्यों जिंदा है? सो नाजी पार्टी शुड, उसने बोला कि हमें फिर लड़ना होगा, रूल ओवर द वर्ल्ड। उसने जर्मन लोगों का जो खोया हुआ विश्वास था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद, उसको फिर से जगाया कि यू शुड नॉट गो इनटू डिस्पोजिशन, तुम्हें निराशा में नहीं जीना है। वेक अप, वी आर सुपीरियर, चलो सबको मारो, जीतो संसार और जियो, है ना? वीर भोग गया वसुंधरा, जो वीर है वही भोगेंगे वसुंधरा। तो इसने ऐसी बात की, ये इसकी आइडियोलॉजी थी। अब देखिए नाउ, अब देखें, दैट इज इट एम्ड एट एक्सपेंडिंग। तो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी साची? इट एम्ड एट एक्सपेंडिंग द जर्मन एम्पायर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जर्मन एम्पायर को बढ़ा दो, इसने बहुत सफलता से 80% यूरोप जीत लिया। इट एम्ड
at expanding German Empire. ऐसा ही चाहता था. ओके. And acquiring all those colonies. और वो क्या करना चाहता था? And undo the war imposition done on Germany. जितनी उस पर इम्पोज करते हैं ना, कोई चीज प्रतिबंध लगाते हैं, उसको वो अनडू करना चाहता था, यानी हटाना चाहता था. वो कहता था हम कुछ नहीं मानते जो हमारे ऊपर पूरे वर्ल्ड ने लगाया था. क्या तुमको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी? लीग ऑफ नेशंस, जिसमें 75 देश थे. उसी का बाद में नाम क्या पड़ गया? यूनाइटेड नेशंस. सो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म, कि फिर युद्ध ना हो. लीग ऑफ नेशन उतनी अच्छी नहीं रही, इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वार वो सब हिटलर की वजह से हुआ, लेकिन इसका दोषी किसे ठहराया गया? लीग ऑफ नेशन. फिर उसे भंग कर दिया गया और फिर क्या बनाया गया? तो वो संस्था थी लीग ऑफ नेशन. तो लीग ऑफ नेशन कब बनी होगी? व्हेन द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड. लेट अस सी इट. और फिर उसके बाद कब भंग हो गई? सो इस चीज को देखो. When League of Nations was formed, ये देखो 19 में 18 तक खत्म हो गया युद्ध. 2 साल के अंदर ये बनाई गई कि अब कोई युद्ध नहीं करेगा, पर सफल नहीं हो पाएगा. तो दैट इज 10 जनवरी. इतना नहीं करने की जरूरत है. दैट इज 1922. और जिसमें कितने कंट्रीज रहे? 70. कितने कंट्रीज हैं? कुछ लिखा है बुक में तुम्हारे? कितने ही कंट्रीज थे. धीरे धीरे बढ़ते चलेगा. फिर चलो. अब इट एम्ड एट एक्सपेंडिंग जर्मन एम्पायर. यही चाहता था. इसकी आइडियोलॉजी समझ में आ गई ना आपको कि जर्मन श्रेष्ठ हैं. इसलिए हिटलर आल्सो वांटेड टू अनडू, आल्सो वांटेड टू अनडू. कौन सी ट्रीटी? बोलो स्वास्तिका. कौन सी? वर्सलीज या वर्साई की संधि. हिंदी में वर्साई की संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ना. अनडू ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. नाउ ही कंसीडर्ड इट हॉरिफाइड एंड इंसल्टिंग. इस संधि को उसने क्या माना? He considered it horrifying and insulting. And insulting for Germany. ये तो बात हो गई कि ये वो जानता था, लेकिन ये सफल कैसे हुआ? अभी भी बात पूरी नहीं हुई है. चलो. नाउ अप टू 1930 दैट इज नाजी कुड नॉट मोबिलाइज पीपल. तो इसलिए हाउएवर इन 1930 ग्रेट डिप्रेशन आ गया. तो उससे लोग 1930 तक आप समझो इसने 1918 में छोड़ दिया था. वर्ल्ड वार के बाद सेना छोड़ दी. 5 साल सेना मेरा भी छोड़ दिया इसने. सेना छोड़ने के बाद इसने 10 साल स्ट्रगल किया है. सेना 10 साल. लेकिन क्या नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी लोगों को समझ में आई? कुछ नहीं पसंद आई कि हम श्रेष्ठ है जेनेटिकली. लेकिन जब डिप्रेशन आ गया तो लोग अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं कि कौन है हमें बचाएगा. उस समय कोई बहुत पुराना, कोई ऐसे देश में एकदम तबाही आ जाए, देखना तुम्हारा सब लोग राहुल गांधी को प्यार करने लगे. राहुल गांधी बचाएगा, मोदी. भाई 2 ही लोग हैं. ऐसे ही अपोजिशन पार्टी करती रहती, उसको कभी ना कभी एक देश में मुसीबत आ जाए ऐसा आर्टिकुलेट करती, कभी बम ब्लास्ट करवाएगी, कभी कुछ, कि देश में मुसीबत का माहौल बने, लोग मेरी तरफ आए. कई बार ऐसा करा भी जाता है विपक्षी का. ये गलत है लेकिन करते हैं. ठीक है कि नहीं? कहीं दंगे करा देंगे तो कहीं कुछ करा देंगे. तो अब क्या हुआ बताइए? अप टू 1930 नाजी पार्टी वाज नॉट सक्सेसफुल. ही हैज गॉट ओनली 3% ऑफ वोटेज. जितना वोटिंग होती थी उसका 3% मिलता था. लेकिन अचानक इसको 32% मिलने लगते क्योंकि डिप्रेशन आ गया. सही.
तो अब देखिए लोगों में निराशा बढ़ गई थी। चलिए, इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी। तो अप टू 1930 नाजी आइडियोलॉजी वाज नॉट सक्सेसफुल। नॉट सक्सेसफुल। ग्रेट, ये जो डिप्रेशन आया इन जर्मनी, कब से कब तक? 1929 से 30 तक। ठीक है। paved the path of success, एक रास्ता बना दिया, path of success of नाजी पार्टी। जब 1932 में इलेक्शंस हुए तो फिर क्या हुआ? इन 1932 में जनरल इलेक्शन हुए। द वोटिंग परसेंटेज इन फेवर ऑफ नाजी पार्टी रोज फ्रॉम 3% टू डायरेक्टली जम्प्ड टू 32%। ठीक है। वोटिंग परसेंटेज इन फेवर ऑफ नाजी पार्टी रोज फ्रॉम 3% to 32%। 37%। ठीक है, 37%। And it became the largest party। हिटलर ने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन वो अपनी पार्टी का लीडर था, तो उसने लीडरशिप में आके उसने कोई इलेक्टोरल पोस्ट भी नहीं ली, उसने सब भंग कर दिया। अब भंग करने के बाद उसने क्या किया कि जो वहाँ की रीच स्टेट पार्लियामेंट है उसमें उसने आग लगवा दी जनवरी की रातों में। बोला ये वीमर रिपब्लिक में किया, सब डॉक्यूमेंट जलवा दिए, खुद ही आग भी लगवा दी, सब साजिश कर दिया। अब बोला वीमर रिपब्लिक हटा दिया, बोला अब डिक्टेटरशिप चलेगी। ये वहाँ ना प्राइम मिनिस्टर बना ना चांसलर, सीधा डिक्टेटर बन गया, मिलिट्री रूल कर दिया। बोला जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, इस सब जांच किसने की तब तक ही करा। तो रोज टू एंड नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी। नाउ नाजी पार्टी became the largest party। Okay। आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि जर्मनी कितना एक्सपेंड कर गया था। 80% यूरोप, पूरा आप देखो सब कुछ इसने ले लिया, पूरा यूरोप निकल गया। ओके। तो जब नाजी पार्टी अब जीत गई तो इसको सबसे पहले वहां की चांसलरशिप मिली, क्योंकि चांसलर ही वहां पोस्ट होती थी, और 6 महीने के अंदर इसको फिर कुछ ना कुछ इलेक्शन लड़ने पड़ते। जैसे कोई हमारे यहाँ भी मनमोहन सिंह थे, वो कुछ थे नहीं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। बोला 6 महीने के अंदर अब कहीं से जीत के आओ, कोई सांसद मरे तो उसकी जगह जीत के आओ। ऐसे थे बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो राज्यसभा से आए, राज्यसभा से उनको नॉमिनेट किया गया, ऐसा भी होता है। तो किसको सबसे पहले चांसलर बनाया गया? इसने कोई इलेक्शन ना लड़ा ना जीता, कभी जीता नहीं। तो लिखो कब बना? जब ये जीत गया 1932 के इलेक्शंस में, तो 30 जनवरी, सर्दियों में इलेक्शन हुए थे, 1 महीने बाद फिर इसको बनाया गया। ऑन 30 1933, समझो दिसंबर के लास्ट में इलेक्शन हुए, जनवरी में रिजल्ट निकला और जनवरी में बन गया। तो ये क्या बन गया बताओ? हिटलर गॉट द चांसलरशिप। चांसलर का मतलब होता है कुलपति। तुमने देखा है चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, जो सबसे ऊंची पोस्ट पर होता है चांसलर होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। सो हिटलर को क्या बनाया गया अनिकेत?
Hitler became chancellor of Germany. Having acquired power, he set out to dismantle. He dismantled the democratic जो फ्रेमवर्क था उसको पूरा का इसने तहस नहस ही करा. He dismantled the democratic framework. उसने सारी संस्थाओं को भंग कर दिया. बोला दिस इज इलीगल. अब जरा देखो कैसे किया. इसने जिस संसद में जीता था वहां एक इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया, जैसे मुशर्रफ ने किया था. परवेज मुशर्रफ ने संसद परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको हटा दिया था पाकिस्तान में, और एक इनेबलिंग एक्ट की अब मैं ही सर्वा हूं, चलो सब लोग वोट करो. अब बाहर बंदूक लिए लोगों को खड़ा कर दिया. बोलो जो वोट नहीं करेगा बाहर ले जाके गोली पड़ेगी. सबसे वोट करवा लिया इलीगली. और फिर परवेज मुशर्रफ ने तबाही मचा दी पाकिस्तान. तो ऐसे ही इसने भी किया. इसने क्या किया बताओ. इनेबलिंग एक्ट सबके सामने रखवाया और पास कर दिया. वॉट एवर आई से दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. इस यहाँ पास कराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सहयोगी हो, यू आर विल काउंसिल मी, बट वॉट एवर आई विल से दैट इज द. ये कोई संविधान तो नहीं होता है. ऐसे होता है क्या कि एक व्यक्ति के कहने को, तो डिक्टेटरशिप होती है. तो यही ही पास 3 मार्च को 30 जनवरी को बना था ना, ये 2 महीने बाद 1 महीने 3 दिन बाद उसने एक इनेबलिंग एक्ट पास कर. ऑन 3 मार्च 1933 ही, ठीक है, पास्ट इनेबलिंग एक्ट. इनेबलिंग एक्ट पूरे वर्ल्ड में कई ऐसे डिक्टेटर्स ने करवाया है साइन, इसने भी करवाया है. सब लोग जो डिक्टेटर होते हैं यही कराते हैं. बाय दिस एक्ट ऑल द पावर्स केम इन हैंड ऑफ. बाय दिस एक्ट ऑल पावर्स, जो लीगल पावर्स थी ऑफ जर्मनी की. सर तो कोई उसके अगेंस्ट बोला नहीं. उसने उनकी पार्टी को, जो पहले तो उसने खुद ही पार्टी का फाउंडर था, और सारी की सारी पार्टी जीत के पहुंच जाए. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो चाहेगा, अगर 75% से ज़्यादा मेजॉरिटी, तुम कुछ भी पास कराओ. समझ में आ रही बात है. फिर कोई बोल नहीं सकता, विपक्ष बोल नहीं सकता. आपके पास वोटिंग परसेंटेज में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो कानून बन गया. वो जो करेंगे वही कानून है. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लेजिस्लेटिव जो कानून बना दे, अगर मैक्सिमम परसेंटेज है वो संविधान पूरा बदल सकती है. अगर तुम समझ जाओ वो सब जगह कांग्रेस आ जाए तो हो सकता है वो मंदिर बैन करा दे, और बीजेपी आ जाए तो कहो का भगवा ले रहा हो. जो चाहे करा दे, ये पावर होती है. लेकिन उसके लिए सारे स्टेट्स में भी आना पड़ेगा, और 2/3 मेजॉरिटी. संविधान बदलना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर जनता चाहे तो ऐसा, अगर इतने पार्ट में आ जाए, दो इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये आ गया. और आया तो इसने क्या पास करा दिया बताओ. इनेबलिंग एक्ट में उसने ये लिख दिया, और सब लोगों ने कहा ठीक है, आप तो बहुत जोशीला भाषण देते. ठीक है जी. वो 2-4 कुर्सी उसने तोड़ी लोगों के सामने. तो लोग तो ऐसे ही इसी की चलती थी, और कोई ऐसा था ही नहीं उनके सामने. तो इसलिए ही पास, एंड ऑल लीगल पावर्स ऑफ जर्मनी केम इन हैंड ऑफ. इसकी अपनी गस्टैपो की पुलिस थी, वो खुफिया थी. जो इसके खिलाफ जाता था अगले दिन मरा हुआ पाया जाता था घर में. ऐसा इसने 3-4 पुलिस, क्रोसेट्स की, गस्टैपो की खुफिया पुलिस रख रखी थी. कोई रास्ते में वो लोग सुनते थे हिटलर के खिलाफ बोल रहा, उतने में गोली मार देते. By this act, all legal powers of Germany came in hand of Hitler. अब देखिए
of people. किसको? सिविक राइट को सस्पेंड कर दिया। हाँ, ये भी है। जब इमरजेंसी लगती है तो उसने बोला किसी के कोई अधिकार नहीं कि बोलने का अधिकार, भाषण, ये सब बंद हो गया। इवन ही मेड इलीगल अदर पार्टीज हु आर नॉट सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ जर्मन नाजी। नाजी को जो सपोर्ट करता था, अलाइड, जो लोग कहते थे ठीक है तो हाँ हम तो आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ हैं, उनको छोड़ दिया। लेकिन जो इसके विरोध में थे, वीमर रिपब्लिक और उस टाइप को सबको कर दिया, यू आर इलीगल, योर पार्टी डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। अगर कोई सदस्य कहीं इस पार्टी के पक्ष में करता हुआ पाया गया तो जेल जाएगा। जैसे मान लो बीजेपी आ जाए और कांग्रेस को इलीगल कर दे, इस टाइप की है। ही मेड अदर पार्टीज इलीगल। देखो फिर क्या किया, जैसे इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई, ही सस्पेंडेड ऑल सिविक राइट्स। जैसे इंदिरा गांधी ने बोलो 1975 में किया था इमरजेंसी, क्या किया होगा उन्होंने इमरजेंसी में? ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग ये रामलीला मैदान में दिल्ली में बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी चोरी कर रही है, कर रही, बहुत सारा वो घपलेबाजी कर रही थी। इवन जयपुर से कई गाड़ियां आई थी सोने की, जो यहाँ की राजकुमारी थी। तो राजकुमारी क्या हुआ, संजय गांधी से अनबन हो गई। वहाँ संजय गांधी जानते हो कौन थे? संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे। उसने बदतमीजी कर दी वहाँ की राजकुमारी के साथ, जयपुर की। तो राजकुमारी ने उसको स्कोल्ड कर दिया, उसने हाथ भी रख दिया था उनके ऊपर। तो संजय गांधी ने कहा कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तुमको देख लूंगा। और आते ही उसने उनका महल वहल तोड़वाया, जितना सोना था वो वहां से तो चला, दिल्ली पहुंचा ही नहीं, वो बीच में गायब कर दिया। तो लोगों ने कहा ये सब तो घपलेबाजी है। तो जब इन्होंने बोला तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए बहुत सारे लीडर हैं, तो इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी में भी जो उस समय के राष्ट्रपति थे वो नहा रहे थे टॉवेल में, उनसे कहा निकलो उसको साइन करो। ऐसा आप इम्पोज कर सकते हो क्या? राष्ट्रपति करेगा? वो सबको अपने अंडर में रखी थी सुप्रीम कोर्ट को। साइन करवाने के बाद जितने गांधी मैदान में, रामलीला मैदान खड़े, सबको जेल में डाला। एक तो उसमें बीजेपी का सीनियर लीडर मर भी गया। उसके बाद और क्या काम किया, जो न्यूज़पेपर छपते थे, अगर उसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई लिख देता था, उस दिन न्यूज़पेपर ही नहीं आता था। उसमें स्क्रूटिनाइज, इसको कहते हैं सेंसरशिप। इसको क्या कहते हैं? जो न्यूज आती थी टीवी पे या कहीं पर भी, वो ये दिखाती थी इंदिरा गांधी महान है, इंदिरा गांधी देश, और यही सब। जैसे एक होता है ना पैम्परिंग करना, किसी चीज का महिमा मंडन, इसके अलावा कोई न्यूज नहीं। पेपर में ग्रेसफुल, सो ग्रेसफुल, ऐसे करके दिखाया जाएगा। और इन्होंने क्या किया, नसबंदी। जो भी लड़का 18 साल के ऊपर है, हर पुलिस वाले को बोला डेली 100 आदमी को लाके इनका क्या कराना है, स्टेरिलाइजेशन। तो बहुत लोग तो शादी भी नहीं किया। जब नसबंदी हो जाएगी तो क्या होगा, फैमिली नहीं बन पाएगी। ऐसे जबरदस्ती के काम किया। फिर उसके बाद जो अगला इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी की जबरदस्त हार हुई और उसके 10 साल तक ये सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन फिर अगले 10 साल में देश में बहुत सारा क्रिटिकल हो गया, चल ही नहीं पा रहा, तो फिर से इंदिरा गांधी फिर 4 साल राज किया। और उसके बाद सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इनको गोली मार दी। सही है, क्योंकि ये अमृतसर में दंदनाते हुए घुस गई तोप लेकर के, कि वहां पे कुछ न्यूसेंस हो रहा था। और किसी के श्राइन में जाके अगर आप वहां गोली चलाओगे तो उन लोग को पसंद नहीं आया सरदारों। ठीक है, तो फिर क्या हुआ बताइए। तो इस तरीके से ये बात है। हेलो, हाँ, अब तो पहले बताना चाहिए था। सही, चलो
इतनी बात हो गई। ही सस्पेंडेड, तुम्हें समझ में आ गया ना इमरजेंसी कैसा होता है। तो ऐसे इंडिया में एक बार इमरजेंसी हुई थी, तो ही सस्पेंडेड ऑल सिविल राइट्स, और उसने किसको बैन कर दिया? दैट इज अदर पार्टीज। नाउ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, अदर देन किसको? एक्सेप्ट नाजी पार्टी, एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स सपोर्टर्स वर बैन्ड। जो उसके सपोर्टर्स थे वो रह गए। ऑल ट्रेड यूनियंस वर बैंड। जैसे कोई ये सड़क पे उस समय आम बात थी, मालूम है, लोग अरे हमको काम दो, हम हड़ताल करेंगे। जब कहीं काम नहीं मिलेगा तो मजदूर यूनियन बनेगी कि नहीं? बनेगी। वो लोग कोई हड़ताल नहीं होगी, हड़ताल ऑल ट्रेड यूनियंस। क्योंकि अगर रिसेशन हो जाए, महामंदी आ जाए तो क्या होगा? लोग हड़ताल नहीं करेंगे। वर्कर्स यूनियन, खुद ही वर्कर यूनियन का सदस्य था, वर्कर यूनियन भी बैन कर दी। ऑल ट्रेड यूनियंस वर बैंड। चलो, उसके आने के बाद ये सब हुआ। दैट इज द ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। जरा ध्यान दो, जिसको मर्जी इंदिरा गांधी चाहे, उनके जज भी अपने, इनको जेल करो, इनको कल फांसी करवा दो। खुद ही सुप्रीम कोर्ट बन गए। चारों चीज कौन कौन सी बताओ? इकोनॉमी मेरे हाथ में, मीडिया, जुडिशरी और आर्मी भी हो गया। चार चीज उसने अपने अंडर में ले ली। नाउ हिटलर हैज कंप्लीट कंट्रोल किन किन चीजों पर? नाउ हिटलर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। इकोनॉमी पर कंट्रोल था, और किस पर कंट्रोल था? मीडिया, जुडिशियरी। अच्छा, इन्हीं चार चीजों में पावर होती है। ये सभी तो पिलर्स होते हैं, और आपने चारों को अपने अंदर में ले लिया। जुडिशरी भी आ गई, मीडिया भी एक पिलर माना जाता है। सर, इंदिरा गांधी एक बार आ गए से काम की वजह से, फिर वो वापस कैसे जीत गए? उनके बाद देश और दुर्गति में चला गया, क्योंकि जो लोग आए उनको मालूम ही नहीं था सत्ता कैसे चलानी है। अब इनका परिवार जानता था इंदिरा गांधी को, अंदर बाहर की सब नॉलेज थी। उनके बाद भी जो नेता आए, वो दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, जो क्रिटिकल सिचुएशन थी। इंदिरा गांधी ने लोन ले लेके पैसा स्विस बैंक में जमा कर रखा था 90 साल तक का। उसका ब्याज चुकाना, तुम सोचो कितनी बुरी स्थिति कर रखी थी देश की। दूसरे देशों से लोन लिया, अपनी जेब में डाल के स्विस बैंक में डाल दिया। अब जो आए उसको चुकाओ पैसा, चुका पाएगा कोई? बहुत बुरी। अभी तक ये मोदी जी के आने से पहले भी यही कांड करके रखे थे लोग, यूपीए वाले। लोन ले लेके उसको फिर लोगों से पेट्रोल के दाम बढ़ा के कुछ करके वो लोन पहले चुकाए। बोले ये लोन हटे तब तो देश तरक्की करे। अभी हम बहुत कम लोन पर हैं वर्ल्ड में, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोन पे थे। तो हम हमारी निगेटिव का चल रहा था, डेफिशिएंसी में चल रही थी बजट। तो लूट खसोट बहुत है। आपने देखा कि 12 पुल बनाए थे तेजस्वी यादव ने, 11 टूट गए। कितनी बुरी दशा थी बिहार में। 12 पुल बनवाए थे, जबकि नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री थे। 11 टूट गए, एक साल में टूट गए। लेकिन अब नीतीश भी क्या बोले, उन्हीं के पार्टी के साथ तुम मिल के बना रहे। तो ना मोदी बोल सके ना वो, क्योंकि उन्हीं के साथ ही थे सहयोगी। कुछ नहीं बोला गया उनको। इतना करप्शन, बहुत बुरी हालत। ऐसा कहीं नहीं होता, ये बिहार में होता था। धीरे धीरे ये ठीक होगा। सही है, लोग समझ गए कि यही सब हो रहा है, तभी तो नहीं दे रहे हैं वो। क्यों इतने 25 ही सीट है ना। आगे की बात देखो तो तुम्हें समझ में आ गया, चार चीज इसके हाथ में आ गई। नेक्स्ट इज once in power, Nazi quickly began to implement the dream of creating an exclusive racial community. अब इसने क्या किया? He in a planned manner, उसका प्री प्लान पूरा चॉक और प्लान था कि कैसे हम नॉर्डिक आयलैंड्स को ऊपर रखें और नीचे वालों को एलिमिनेट करें।
वंस ही केम इन पावर, इसने बोल दिया कि ये लोग इतने गए गुजरे हैं कि इन पे 2 रुपए की गोली भी नहीं खर्च करनी है, वो हमारी गोली वेस्ट नहीं होनी चाहिए। दीज आर सो डिस्गस्टिंग, इनको रखो एक बड़े हॉल में और गैस डालो जहरीली, ये गैस से मर जाए। चीपेस्ट मेथड ऑफ किलिंग उसने अडॉप्ट किया। और उसने ऐसा भी नहीं बोला कि किल करना है, चलो चलो वी विल गिव यू ए परमानेंट सोल्यूशन, हम तुम्हें एक परमानेंट सोल्यूशन देंगे। वो ऐसे वर्ड यूज किए ना कि वर्ड जान ही नहीं पाए कर क्या रहा है। और उनको सबसे पहले घेटोआइजेशन में किया। ओके, वी विल डू द वेलफेयर ऑफ ज्यूज। सबसे पहले जो ज्यूज टीचर थे उनको निकाल दिया, बोला उनकी पकौड़े जैसी ना के टेक्स्ट, उनके टेक्स्ट बुक में ये डलवा दिया कि ही इज सच नोज। और एक आध जगह तो उसने ये लिखा दिया कि ज्यूज जो होते हैं बहुत मक्कार होते हैं, वो पैसे के ऊपर बैठे हुए सेठ हैं, और ये ज्यूज ऐसा होगा जिसकी नाक पकौड़े जैसे। बुक में बना इसने अपना प्रोपेगेंडा चालू किया, ठीक है, कि मनी के ऊपर बैठा है। इवन आप लोगों को मालूम है ज्यूज कौन होते हैं, ये आप देख रहे हैं। अब आप देखिए ज्यू है क्या मूवी, देखिए आप लोग ज्यूज का इतिहास समझिए। इस समय अमेरिका में भी टोटल 90 लाख ज्यूज है पूरे वर्ल्ड में, 1 करोड़ भी नहीं है। 800 करोड़ लोगों में कितने करोड़ ज्यूज बचे हैं? लेकिन जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, बिल गेट्स के कहीं कहीं भी हैं, ये जो भी सब ज्यूज हैं। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी ज्यूज के हाथ में है। ये प्राइमरीली ये बैंकर्स होते थे। ज्यूज क्या होते थे? अगर किसी को भी बैंकिंग सिस्टम चलाना होता था तो सबसे पहले वो ज्यूज को बुलाता था, इन्हीं को बैंकिंग सिस्टम आता था। तो ये अल्टीमेटली मनी लैंडर से कैसे देना है, कैसे लेना है, कैसे प्रॉफिट करना है, किसी देश को चलाने में नहीं कहा। तो ज्यूज जहाँ पर हैं, इन्होंने 90 लाख ज्यूज हैं, इतने स्किल्ड हैं, हर एक व्यक्ति हर चीज में स्किल्ड है। एक एक ज्यूज इतना कीमती है। यहूदी, उसका ब्रेन अच्छा है, उसको चाहो इंजीनियर बना, बहुत टफ वर्कर है। इनको सबसे बंजर जमीन दी गई थी इजराइल की, सबसे हरी भरी गई। इवन इजराइल से इंडिया बहुत सारे वेपन्स लेता है। तो ये इतने सुपीरियर हैं, इन्होंने 52 इस्लामिक कंट्रीज की नींद हराम कर रखी सब इनसे। और छोटा सा देश है, ऊपर बिल्कुल इन्होंने आयरन डोम बना रखा। इनके यहाँ कितने भी बम गिराओ एक भी गिरता ही नहीं, वो हवा में मार करके गिरा देते। ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम, तुम कुछ भी गिराओगे हवा में उसको डिस्ट्रॉय कर। समझ में आ गया? जो भी हो, ये तो आपकी इनकी स्थिति है। इजरायली इंडियन से भी ज्यादा सुपीरियर, दे आर सुपीरियर देन एनी कंट्री। और उसने बोला, जो वहां का बिल गेट्स, उसने कहा अमेरिका से, बिल क्लिंटन से, जाओ इजराइल में हमारा गाजा से युद्ध चल रहा है, नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ का सारी कंपनी छोड़ के गन लेके, राइफल जाके लेके वहां युद्ध करने चला जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ सब छोड़ दो। तब ये जो ये गए थे ट्रम्प और ये सब नहीं थे, बाइडेन, जो बाइडेन गए इस तरीके से। दे आर, ये बहुत ज्यादा इनमें पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा, इतना किसी में नहीं। वर्ल्ड का नंबर 1 जो पेट्रियोटिज्म है वो ज्यूज में, चाहे वो कहीं भी रहेगा, अपनी बहुत ज्यादा संपत्ति वो इजराइल में कंट्रीब्यूट करता है। सही है? ये इनको आगे बढ़ा देता। अब देखिए, तो अब जब ये हिटलर जीत गया तो इसने क्या किया होगा बोलो? पूरी दुनिया की इतनी ज्यादा हेट्रेड किसी में नहीं है। सभी अब ये सब जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट मर गया, कितना साल पहले मरे होंगे। क्या हेट्रेड हमेशा बनी रहनी चाहिए? क्या लोगों को भूल जाना चाहिए? लेकिन इसने इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज किया, और प्रोपेगेंडा में इसने जानबूझ के ज्यूज को सबसे नीचे रखा कि इनको हमें मारना है, क्योंकि इसकी हेट्रेड शुरू से ही थी। इसके साथ बचपन में इसके माता पिता नहीं थे, ज्यूज लड़कों ने इसको बहुत तंग किया था। अगर आप वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, तो इस वजह से और इसके मन में इनके प्रति इरिटेशन था। इसकी जो पर्सनल वो थी जीवन की घटना, इसको जब ये पावर में आया तो इसने उसकी राइवलरी दी। तो ये कहानी आपको यूट्यूब में बड़ी आसानी से कई तरीके से चटपटी कहानियों में मिल जाएगी कि ज्यूस लड़कों ने इसे बचपन में कैसे तंग किया। जैसे जनरल डायर को सिखों ने तंग किया तो तब उसने सिखों को मरवाया। बचपन की एक घटना होती है, वो आदमी को आगे बढ़ा देती। वो सिखों के प्रति पागलपन रूप से नफरती था,
जनरल डायर, इसीलिए उसने जलियांवाला बाग में सिखों को मरवाया, जानबूझ के वहीं पोस्टिंग दी और वहीं मरवाया। ऐसे इसके साथ ही भाई 18 साल में माता पिता तो मर ही गए थे। Now once Hitler came in power, he started his propaganda of eliminating Jews in stepwise manner. पहले ghettoization किया। ghettoization का मतलब समझते हो? अगर एक तरफ कर देना, तुम लोग वहां रहोगे Jews, इसको कहते हैं ghettoization। सबके साथ नहीं रहोगे। और अपने यहाँ की स्त्रियों को क्या कह दिया? Jews लड़कियों को, तुम इन लोगों के साथ, ये नॉर्डिक आर्यंस को, तुम ज्यूज के साथ मिलोगी नहीं, यहूदियों के साथ। आर्यंस को क्या बोला? तो आर्यन था ना नीली आंख वाला, और बोला कि अगर तुम्हारा कोई ऐसी ऊंची नाक वाला या ऐसी नाक वाला लड़का पैदा हुआ तो तुमको भी एलिमिनेट कर दिया जाए। तो जिनके सही लड़के पैदा नहीं होते थे या जिनके अंग भंग लड़के पैदा होते थे, उन माओ को सजा देता था। और जिनके अच्छे बच्चे पैदा होते थे, 4 बच्चे पैदा होने पे उनको ब्रॉन्ज पास, वो 25%, 8 बच्चे पैदा होने पे सिल्वर पास, 12 बच्चे पैदा होने पे गोल्डन पास। उनको ब्रेड की दुकानों में लाइन नहीं लगानी पड़ती थी। मेरे 12 बच्चे, मैंने 12 नॉर्डिक आर्यन दिए, वो पहले जाकर ब्रेड खरीदती थी, बाकी 4 घंटे लाइन में खड़े ब्रेड में। और जिसका बच्चा अंग भंग पैदा हुआ, एलिमिनेटेड। क्यों खराब बच्चा है? ये सब अब जरा देखें इसका प्रोपेगेंडा क्या है। That is now once in power। अब आगे की बात देखो, once in power, Nazi quickly began to implement their dream of creating, ठीक है, that is pure German community, dream of creating pure German community। ऐसा कैसे कर सकते थे वो? This could be done, ये कैसे किया जा सकता था अनिकेत? Done by eliminating, खत्म करो। एलिमिनेट का मतलब समझते हो? Eliminating undesirable gene, undesirable, उसने अनडिजायरेबल लोगों को, अनडिजायरेबल्स ऐसे लिखो। अच्छा, अनडिजायरेबल्स को भी नहीं, उसने देखा, जरा अपने आंख दिखाओ, हाँ नीली आंखें, हाथ पे दे, ये हाथ उंगली में चोट कैसे, इसको काटो, ये जर्मन का उंगली पे चोट, अच्छा जर्मन चाहिए, गोरा चिट्टा, हाथ पे कोई दाग ना हो। उसने उन जर्मन्स को भी मरवा दिया जिसके अंग भंग थे। ऐसा बिल्कुल छरहरा ऐसा व्यक्ति चाहिए था उसको जिसके अंग भंग भी ना हो। जरा कटा फटा है तो हटाओ, ये भी हटाओ, ये दिमागी पागलपनी है। इवन समझ आई बात कि नहीं? या तो जर्मन से प्यार करे, तो वो भी देखता तो सही होना चाहिए, गलत को हटा देता था। जरा ये भी लिखिए, और ही ऑल्सो ये एलिमिनेटेड, दैट इज हैंडीकैप्ड जर्मन्स। हैंडीकैप जो लोग अंग भंग थे ना, लूले लंगड़े, उन जर्मन्स को भी, उनको भी नहीं रखा। He also eliminated physically unfit Germans. He wanted to make, वो क्या बनाना चाहता था? Wanted to make pure and healthy Nordic Aryan society। प्योर भी होना चाहिए
और हेल्दी होना चाहिए। नॉर्डिक आर्यंस सोसाइटी। अब जरा देखिए, नाउ ये तो बात हो गई कि वो क्या बनाना चाहता था। ज्यूस कौन कौन से अनडिजायरेबल थे, अगली लाइन देखो। ज्यूस, जिप्सी। जिप्सी कहाँ के लोग होते हैं? ये अफगानिस्तान के पंजाबी लोग होते हैं, सिंधी लोग, उनको जिप्सी कहा जाता है। तो ज्यूस, जिप्सी। एंड ब्लैक्स वर इन नाजी जर्मनी। अब तुम उसे जर्मनी मत समझो, क्योंकि वहां नाजिज्म आ गया है, तो अब तुम उसे क्या समझो? नाजीज्म। वहां नाजीवाद का उदय हो गया। दैट इज इन नाजी जर्मनी। ठीक है। वर कंसीडर्ड, इनको अनडिजायरेबल माना गया। जरा अपनी बुक में जूतों का तो ढेर देखिए, कितने जूते बाहर पड़े जिनको अंदर गैस चैम्बर में जलाया गया है। आप जूतों से समझ सकते हैं कितने ज्यादा। ये देखो बुक्स में कितने शूज हैं, ठीक है? कितने लोगों को गैस चैम्बर में जूतों के ढेर सब बाहर। ये सारी चीज वो जो कर रहा था 1933 से कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड को कब पता चला? 1945 के बाद। इसने 12 साल तक अपनी मन मर्जी से 60 लाख ज्यूज को मारा। तभी तो वो हेलमत, उसकी माँ बाप क्या कहते थे, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। ये नौबत क्यों आई? वही लोग थे उसके माता पिता इस काम में। नाउ these were considered as, इनको क्या कंसीडर किया गया? As racial inferiors। racial inferiors कहा गया। ठीक है, ओके। and they were widely persecuted। They were persecuted की मीनिंग देखते हैं, किसी को मालूम हो तो बता दो। क्या मीनिंग होती है परसिक्यूट? यानी इनको मारा गया क्या? मीनिंग ऑफ परसिक्यूशन, इन पर अत्याचार किया गया, उत्पीड़न किया गया। व्हाट डज इट मीन बाय परसिक्यूशन? दैट मीन्स परसिक्यूशन का क्या मतलब होता है? अत्याचार। इन पर अत्याचारी किया जाए, ठीक है, और उत्पीड़न। सो दैट मीन्स परसिक्यूशन। दे वर हाईली परसिक्यूटेड। क्या किया गया? तो फर्स्ट इनको क्या किया गया बताइए? ऑल सच अनडिजायरेबल पर्सन्स वर रिमूव फ्रॉम, किसमें से? टीचिंग जॉब्स या अदर कोई भी जो ऑफिशियल सर्विंग जॉब है उनसे हटा दिया गया। डिपार्टमेंट, ऑफिशियल डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सबसे हटा दिया, सिंपली हटा दिया। सो ऑल दीज all these were removed from schools। वो एक कौन, किसकी डायरी? 9 साल की लड़की की डायरी है ना, जर्मन की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी थी। तो वो क्या नाम? एन फ्रैंक। तो उसने लिखी है कि उसके पिता इतने रिच व्यक्ति थे, और जब ये सब हुआ उनके पास एक खुफिया डोर था। तो वो लोग, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक खुफिया घर था, उसमें वो लोग रहते थे पूरा परिवार, कि ज्यूज आके पकड़ ना ले, हिटलर पकड़ ना ले। उसमें 2 साल रहे, 2 साल रहे, और वो दिन में चलते नहीं थे, क्योंकि नीचे कारखाना चल रहा था कि पैरों की आवाज से कोई चीज गिर जाएगा तो लोग पकड़ लेंगे। वो सब कुछ
6 बजे से पहले करके खा पी के बैठ जाते थे, फिर जब रात को शाम को जब सारा कारखाना खाली होता था तब फिर से वो कुछ करने उठते थे। अगर उस समय उनको टॉयलेट भी लग रही है, पानी भी पीना, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ बिस्तर की गलती से कुछ ही ना गिर जाए। तो इस वजह से ऐसा 2 साल तक किया एन फ्रैंक की डायरी है, वो घर अभी भी है वहाँ जर्मन में, लोग देखने जाते हिटलर ने क्या किया। फिर अल्टीमेटली उनका ही एक कर्मचारी, वो बिलियनर था, वो आदमी कैसी जिंदगी जी रहा था समझो हिटलर के आने के बाद, और उन्हीं के उनका मालिक कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट, उनका नौकर था, तो जो नौकर था वो जानता था कि वो वहाँ रह रहे, तो कुछ ना कुछ उनको ला के देता रहता था। उसकी पत्नी को पता चल गया कि मेरा हस्बैंड जो कि एक नॉर्डिक जर्मन था, वो इनकी मदद कर रहा है। उसने जाके पुलिस को बता दिया, वाइफ उसकी चुगलखोर थी नॉर्डिक जर्मन की। उसके बाद वो लोग आए, और आने के बाद सब इन पे छापा पड़ा। तो इसकी एन फ्रैंक और एन फ्रैंक की एक छोटी बहन भी थी, 4 लोग थे, 2 बहनें थी। इनको वो सब लोग आए, इन पर छापा पड़ा। और जो इसका पिता था एन फ्रैंक का, वो जर्मन सेना में बहुत हाई ऑफिशियल था, समझो कर्नल की रैंक का। तो वो आया, वो उसे बहुत छोटा था जो पकड़ने आया था। उसने कहा हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट लेकिन आपको चलना पड़ेगा, हम आपको अच्छे गेटोवाइजेशन में रखेंगे, बंकर में रखेंगे। तो बंकर में, क्योंकि आप तो ज्यूज हो, यू आर अनडिजायरेबल। उसके बाद वहां से वो अलग अलग ट्रेनों में भर के कहाँ ले जाएगा, एन फ्रैंक और उसकी बहन को अलग अलग बाड़े में रखा गया। जैसे होता नहीं बीच में वायर होती ना, वायर बेड, तो उसमें उसकी बहन को, उन लोगों को एक ब्रेड ही खाने को डेली मिलती थी। तो अल्टीमेटली पहले दिन जब ब्रेड मिली तो कोई उसके हाथ से छीन के ले गया। फिर उसकी बहन तब तक 1-2 दिन में बीमार रहने लगी, तो फिर किसी दूसरे बाड़े की तरफ से किसी ने एक ब्रेड अपनी फेंकी, वो शायद इसको जानता होगा, तो वो 1-2 दिन जी पाई उसकी बहन। फिर उसके बाद बहन की तो मृत्यु हो गई, और उसके बाद इसके पिता का भी एलिमिनेट हो गया। तो ये एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में सारी बात लिखी है, तो वो डायरी भी फेमस है, उसका घर भी फेमस है। बात समझ आ गई कि कैसे वो लोग रहते होंगे। नाउ दीज वर रिमूव्ड, इनको कहां से रिमूव कर दिया गया, फ्रॉम स्कूल्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब आगे देखें ऐसा क्यों किया गया। उनको एलिमिनेट, मतलब शुरू में तो उसने यही किया कि जो अनडिजायरेबल लूले लंगड़े हुए उनको एलिमिनेट, सब यही किया इसने। बहुत से ऐसे जर्मन्स थे, उसको एलिमिनेट कर दिया, जो वार में भी चाहे कुछ हुआ हो तो एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए इसके लिए नाउ he changed the textbooks and in which Germans या Nordic Aryans were quoted superiors. टेक्स्ट बुक बदल दी, he changed textbook in which Nordic Aryans were stated superior and Jews की नाक को 6 जैसा दिखाएगा, and it was told that Jews has a nose like 6, पकौड़े जैसी, and Jews were pauperized. Jews को क्या किया गया, मजाक उड़ाया गया, उनको पॉपराइज किया गया, और क्या किया गया, सेग्रीगेटेड किया गया, टेरराइज्ड। पॉपराइज्ड की भी मीनिंग देखो, मीनिंग ऑफ पॉपराइज्ड, देखिए पॉपराइजिंग का मीनिंग क्या होता है,
दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लाया गया ना, दैट इज पॉपराइज्ड एंड टॉर्चर्ड, दैट इज उनको टॉर्चर किया गया। इस चीज को लिखो, रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी, सारे उनके आय के साधन छीन लिए गए। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी भी कम्युनिटी ने दुख झेला है वो ज्यूज ही है, जिसकी 90% कम्युनिटी ही मार दी गई हो, और वहां से और उनकी सारी जमीन ले ली गई। बाद में वो लोग ज्यूज बोले हम रहें तो कहाँ रहें, तो फिर इनको एक जमीन दी गई इजराइल की। वो इजराइल किसकी जमीन थी? फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन ने कहा हमारे ही यहाँ के दे रहे, तब से ही झगड़ा चला। और ये सब काम किसका किया हुआ था? इंग्लैंड का। इंग्लैंड चाहता था कि यहाँ पर मुस्लिम देशों के बीच में किसी के साथ झगड़ा हो जिससे मुस्लिम देश प्रॉस्पर न कर सके, तब से झगड़ा चला। इंडिया में भी, इंडिया को वो जानता था प्रॉस्पर कर जाएगा, यहाँ पे भी इसने लकीर खींच के चला गया। उसने 3 काम किए, 3 जगह डिवीजन किए, तीनों आज तक वो ऐसे ही चल रहे हैं। एक इराक ईरान का हो गया, एक इनका हो गया, इंडिया पाकिस्तान का, और एक फिलिस्तीन और इसराइल। इंडिया ने सारे विवादास, इंग्लैंड ने यही काम किया। सो उसने क्या किया बताओ? ही एंड ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड एंड टॉर्चर्ड। अब देखिए, तो अगले बात क्या हुआ? उनको ये वार्निंग दी गई कि आप 3 महीने के अंदर जर्मनी खाली कर दें और एक एरिया बना वहां चले जाएं, खुद चले जाएं, नहीं तो हम आपको भेजेंगे। जो चला गया फिर वहां से, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप जानते हो क्या होता है? गैस चैम्बर नहीं, कंसंट्रेशन कैंप ऐसा होता है कि चारों तरफ बाड़ा लगा दिया जाएगा, वायर, उसमें करंट दौड़ा दिया जाएगा, तुमको भरते जाएंगे, उससे तुम बाहर नहीं निकलोगे। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है? सारे जूस जर्मनी में थे। मैप देखो, उसने पूरा यूरोप, लोगों को पता ही नहीं चला, मौका नहीं मिला। वो हर चौथे दिन एक नया देश जीत लेता था, और जहां पहुंच गया बोले हिटलर ने जीत लिया, आप तो मरे। मौका कहाँ मिला भागने का जूस? देखो पूरे यूरोप में इसका मैप देखो, अगले 3रे पेज पे बना हुआ मैप तुम्हारे, शुरू के चैप्टर के 3rd पेज पे मैप है, तो वहां देखो कैसे है मैप में दिखा। उसमें देखो जर्मनी कितना ज्यादा एक्सपेंड किया गया। इसमें दिखाता हूँ आपको, कौन सा पेज है ये देखो, हमारे में इसमें ऐसे लिखा जाए, ऐसा पे मैप है। तो ये पूरा इसने सब कुछ आप देखिए, सिलेशिया, इटली तक भी कब्जा कर लिया। सिलेशिया में जर्मनी, और इसने रूसिया बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, डेनमार्क, सब इंग्लैंड का भी पार्ट इसके कब्जे में, सब ले लिया। तो ऐसे में कहाँ जाएंगे ज्यूस? कोई रशिया भाग के तो चले नहीं जाएंगे, बीच में यूराल माउंटेन भाग के जाएंगे। ठीक है, ऐसा कर दिया इसने, बिल्कुल पॉपुलराइज कर दिया, एब्स्टिनेट पॉवर्टी। उससे ज्यादा कोई गरीब हो ही नहीं सकता खाने पीने की। अब आगे की क्या बात हुई? नाउ दैट इज कंपेलिंग देम टू, ही कंपेल्ड देम। देम का मतलब सिर्फ ज्यूज ही नहीं थे, जिप्सी भी थे सब। ही कंपेल्ड देम। अब उसके दिमाग में था कि ज्यूज ने हमको बचपन में गड़बड़ किया तो हम इनसे बदला लेंगे। सबसे ज्यादा इसने गड़बड़ ज्यूज के साथ की। सो ही, लेकिन औरों के भी साथ किए। them to leave country. Now, अब देखिए the next phase। अब ये काम कब तक हुआ उसने? 1939 to 1945 इसने क्या किया? Now, he from 1939 to 1945 they were sent by, मालगाड़ी को क्या कहते हैं? That is wagons ना, goods wagon। उसने उनको बंद करके, जैसे गाय भैंस भरी जाती उनको भर भर के कहाँ भेजा? कंसंट्रेशन कैंप। These were deported to concentration camp in closed wagons। मतलब वो तो अपने नेशनलिटी के लिए लड़ रहा था, नेशनलिटी के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन उसमें पागल, अगर आप मैसेकर करते हो, नरसंहार, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा ना। आप एक हारमोनी को कोई भी ऐसे करता है तो देश को आगे बढ़ाना ठीक है,
लेकिन ये सब चीज़ें ठीक थोड़ी है, किसी को आप ऐसे जहर दे के मार डालो, कुछ भी करो, किसी को भी क्यों मारना। ये कोई भी लीडर एक को मार दे तो उसको दंड हो जाता है मृत्यु दंड। उसने तो इतने 60 लाख, और ये घटना उसने देश के बाहर जाने ही नहीं दी, मीडिया अपने अंडर में रखा। तो कुछ वहाँ पर एक पिता को ले गए थे एक बेटे के साथ, कि ये भी एक कहानी है कि पिता और बेटे को पकड़ के ले गए जूस। तो पिता ने बोला कि हम लोगों का खेल चल रहा है, बच्चे से बोला, ये रियल कहानी, कि कौन अच्छा छुप लेता है, तो कुछ लोग हमें पकड़ने आएंगे और जो अच्छा छिपलेगा उसको लास्ट में गोल्डन मिलेगा, इनाम मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। उसने कहा हाँ ठीक है। और फिर जब वो लोग आए, वो लोग ऐसे बैरक बने थे, बैरक में 3-4 टियर में लोग रहते थे, और फिर बोला जाता चलो तुमको फाइनल सोल्यूशन के लिए ले चलना है आज। तो सब लोग अच्छा सोल्यूशन होगा हमारा, चलो। वहाँ जहर दिया जाता था गैस चैम्बर में, फिर निकाल देता, यही है फाइनल सोल्यूशन। उसने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए। तो ऐसे में वो लोग आए जब वहाँ, तो वो लोग जानते नहीं थे इनकी लैंग्वेज। तो उन्होंने पूछा कि कौन जर्मन जानता है, मतलब जर्मन नहीं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज, क्योंकि वो देश जीतते जा रहे थे ना जर्मनी वाले। तो उसने कहा यस वी नो द लोकल डच लैंग्वेज। इसका पिता जानता था डच लैंग्वेज। तो वो जो बोलते थे, तो इसका पिता अपने लोगों में बोलता था हाँ, उसका भी बेटा वहीं बैठा था, हाँ अब ये खेल होने वाला है, अपने बेटे को सुना रहा। सब लोग तो जानते थे क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, तो सब जानते थे मरना है। तो और लोग रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे को क्या सुना रहा है। वो लोग आ गए हैं कि अब हम परमानेंट सोल्यूशन के लिए लेने आए, कल तुम लोगों को चलना है, चलो ऐसे बोलने आए थे। अब ये खेल होने जा रहा है, अपने बेटे को सुना रहा, वो भी वहाँ बैठा है। जो इसमें ज़्यादा छिपेगा उसको ये माना जाएगा। अगले दिन जब वो लेने आए तो सब लोग इधर उधर, कोई मरना तो चाहता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लड़का छिप गया कंटेनर में, एक बड़ा सा होता नहीं कंटेनर, और उसमें वो 7 दिन छिपा रहा। 7 दिन छिपा रहा, और उसके बाद तब तक वर्ल्ड वार खत्म हो गया, और सब अब मित्र सेनाएं आ गई, एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्स ने देखा कि वो पतला, बस वो सांस ले रहा था, आँख खुली थी। उसने कहा क्या हम जीत गए हैं। उसने फिर सारी कहानी सुनाई, उसका पिता मारा जा चुका। वो अपने बेटे को बचाने के लिए इतना किया। ये भी कहानी समझिए, है ना। तो अब फ्रॉम 39 to 45 तक क्या हुआ बताइए। That is Jews, gypsies and blacks were deported. कहाँ भेजे गए? To concentration camp in Auschwitz. Jews, इतनी मूवी बनी है, अगले 30 साल तक तो इन्हीं पे मूवी बनती गई हिटलर की। तुम देखोगे तो इट इज सो थ्रिलिंग, आपको अंदर से कपा देंगे। सो Jews, gypsy and blacks were deported। और जूस के आप लोग देख रहे हो, ये जो जूस भेजे जा रहे हैं उनको एक बैच दिया गया है। इन लोगों को एक बैच पहनना पड़ता था कि इनको इंफीरियर समझा जा सके, वो सड़क पे भी चलेंगे जूस। तो बैच एक देखा है ना, बुक में बना है कैसा बैच है? नहीं तो फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा। नहीं है किसी के बना है, बहुत पीछे है। नहीं बना है सर, 67 तो मैं दिखाता हूं। गैस चैम्बर का दिखा रखा है। गैस चैम्बर में बैच दिखाता हूं ना, ये देख लो, वीडियो में देख लो। 67 है बैच है, कैसा बैच है? यस, यही इजराइल का बैच है। देखो इनके में 67 पेज पर है, आपको भी दिखाते हैं। स्टार का बैच, द बैच वॉर्न बाय ज्यूज इन हिटलर टाइम। ये देखो हिटलर के समय में ये सब ज्यूज है, ये मरने से पहले ऐसा स्टार पहनते। ये आज इजराइल का नेशनल फ्लैग, तो ये ज्यूज है, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन कैंप की, देखो वैगन पे खड़े होने से पहले की तस्वीर है, तो ये सब उसी के टाइम की तस्वीर है। ये देखो इनमें इनको भरा जाता था, और फिर इसके बाद इनका घेटोवाइजेशन किया जाता था। घेटोवाइजेशन का क्या मतलब है? That they were, ठीक है, तो ऐसा किया जाता था। अब देखो, now they were deported to concentration camp। concentration camp समझ में आ गया? बुक में सारे चित्र बने हुए हैं। हाँ हाँ, अब सब ज्यूज है, और जहां जहां भी वो गए हैं इजराइल में,
हम लोग, इजराइल इंडिया को क्यों इतना सम्मान देता था? जब इन्होंने भगाया है, भारत ने 5000 इजरायली लोगों को ये दिया, शरण दी। कोई देश नहीं दिया था, इंडिया ने दिया। आज भी केरला के थ्रू दिया था, केरला में सिनेगॉग मिल जाएंगे। ज्यूज लोग क्या करते हैं? सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करेंगे? नदियों की, पहाड़ों की, उनके और कोई देवता नहीं। और उनके वो कौन थे? प्रॉफिट मोसेस, मूसा, प्रॉफिट मोसेस, ठीक है। और सिनेगॉग में उनकी पूजा होती है। अब जरा देखो, दे वर डिपोर्टेड टू, कहाँ भेजे गए? इसको घेटोआइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी को अगर तुम्हारे ही यहाँ अगर सभी पंडित एक गली में रह गए तो समझो इनका घेटोआइजेशन हो गया। मिक्स रह रहे तो घेटोआइजेशन नहीं है, मार्जिनलाइजेशन समझते हो? जो मार्जिनलाइज लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको कहो तो तुम हमारे बीच नहीं रहोगे, वहां जाके रहो, वो तुम्हारे लिए पार्क है या वो गली है, या वहीं पे रहो, मलिन बस्ती में रहो, तो उनको कहेंगे घेटोआइजेशन। ऐसा इनके साथ किया गया, ठीक है। तो ये टर्म यहीं से आया है। वर्ल्ड डिपोर्टेड कहाँ भेजे गए बताइए? टू कंसंट्रेशन कैंप। ऐसा हम लोग बांग्लादेशियों के साथ कर रहे हैं, इंडिया में यही हो रहा है। और उनको सबको ये SIR का जो नहीं हो रहा है, वोटर्स लिस्ट बन रही है, उनको सबको एक जगह ले जा रहे हैं। कई बार रोज सुनने में आता होगा कि 500 लोगों का जहाज समुद्र के किनारे टापू पे छोड़ दिया, जाओ तैर के जाओ अपने देश। क्यों आए हमारे देश? यही किया जा रहा, मरो या जाओ हमारे देश। अब वहां से वो तैर के जाए तो बगल में ही बांग्लादेश है, उनको समुद्र में डाल दे रहे हैं, उनको ले जाए। किसी को तैरना नहीं आता तो तैरे या जाए वहां से, चला सब तैर लेते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? वो तो नदियों का देश है बांग्लादेश, सबको आता है तैरना। ये चीज करें, ठीक है। ये जो दूसरे देश में लोग जाते हैं, ये सरदर्द बन गए। आप ये समझिए, सीरिया के लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा था अशद अल बसद के समय में, तो यूरोपियंस ने बहुत बड़ा हर्ट दिखाया, अरे हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोग तो बड़े दिल वाले हैं। उसने सब सीरिया के लोगों को बुला लिया। अब सीरिया के लोगों कहाँ कहाँ चले गए बताओ? ये शरणार्थी लोग जो शेल्टर लेने जाते हैं ना, ये सब पहुंच गए फ्रांस, लंदन और ऐसे शहरों में। इन्होंने फ्रांस की गलियों में खा खा के पर्चे गिरा गिरा के फ्रांस रहने लायक और टूरिज्म के लायक नहीं रहता। लंदन का भी यही है। शरणार्थी लोग किसी देश के हो सकते हैं क्या? तुम उनको शरण दोगे क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? तुम इतना अच्छा यूरोपियन कल्चर था, पूरा डिस्टर्ब हो गया, गंदगी ही गंदगी दिख रही है, उसको कुछ कर ही नहीं सकते हो। और सबसे ज्यादा टैक्स ही खा रहे हैं। तो इसलिए इंडियंस भी फेडअप हो चुका है इन शरणार्थियों से, है ना। और फिर इनको क्या कर रहे हैं अब हम लोग? टू कंसंट्रेशन कैंप, इनको कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया। किससे? ठीक है, बाई गुड्स से। और फिर वहां पर क्या किया गया? नाउ एंड इवेंचुअली किलिंग देम। और ये काम ऐसी जगह किया गया पोलैंड में। पोलैंड सबसे रिमोट है, पोलैंड में भेजा, पोलैंड में इनको गैस चैम्बर में मारा। दुनिया को पता ही नहीं चल पाया, ठंडी जगह बदबू भी नहीं आ रही, ठीक है। नाउ एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर। तुम्हारी बुक में एक मटका बना हुआ है, उस मटके में कुछ बीज रखे हैं। ऐसा इन ज्यूज ने क्यों किया होगा? मटके में पैसा बीज रख करके गाड़ दिया, एक चिट्ठी रख के कि हम तो मरने जा रहे हैं, हमारे बाद अगर ये किसी को मटका और बीज मिले, पैसा मिले, है उन्हें ये पता चले कि हमारे साथ किया क्या है। क्योंकि मीडिया तो कुछ बता नहीं रही है, तो कैसे फिर लोगों को धीरे धीरे पता चले, है ना। मटका नहीं बना हुआ, कोई बात नहीं, इसमें देख लेंगे कि उन्होंने हिडन में कुछ पैसा रख दिया और एक चिट्ठी कि समाज दुनिया को पता चल जाए, ऐसा करें। महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखा कि मिस्टर हिटलर, जो तुम कर रहे हो 1943 या 44 में, तुम्हारी बुक में है नहीं वो चिट्ठी, ये देखो बुक में, ये मानवता के खिलाफ है, तुम ऐसा मत करो। फिर लेकिन हिटलर क्या कहाँ सुनने वाला था? देखो इन पोलैंड में मार दिया गया।
Hitler felt that a strong Nazi society could be established by teaching. अब वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता था? नाजी आइडियोलॉजी। तो जब बच्चे छोटे थे तो उनको तुरंत ही नाजी सेना में भर्ती कर लिया जाता था। 14 साल तक वो यूथ नाजी आर्मी में रहते थे। 14 साल के बाद वो सेना में भर्ती हो जाते थे। वहां जब वो 5 साल आर्मी के साथ रहते थे, 5 साल कंपलसरी सर्विस थी हर बच्चे की, फिर उनको बोला जाता था ठीक है घर जाओ। यानी आपको शुरू के 5 साल से 14 साल यूथ नाजी आर्मी में रहना है, और 14 साल से ऊपर होने पर 5 साल किसमें काम करना है? नाजी आर्मी में, वहां की आर्मी में काम करना, और 5 साल के बाद छुट्टी है। ऐसा वहां पे क्या सिखाया जाता था यूथ नाजी आर्मी में? कि लड़कों को पौरुष से भरा होना है, एजिटेट एंगरनेस होना चाहिए, और लड़कियों को शालीन होना चाहिए और अच्छे बच्चे पैदा करने वाली बनना चाहिए। यही चीज पूरा उसने आइडियोलॉजी बदल के रखनी कि लड़कियां तभी सक्सेसफुल हैं जो अच्छे बच्चे पैदा करें, लड़कों में एंगरनेस होनी चाहिए। ये सब चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ही इम्प्लीमेंटेड हिज आइडियोलॉजी इम्पोज्ड अमंग द जर्मन पीपल। तो उसके लिए उसने क्या किया? ही फेल्ट, नाउ हिटलर फेल्ट दैट, उसने एक जंग वोल्क बनाई दैट नाजी सोसाइटी कैसे बन सकती है? could be established only by teaching, ठीक है, by teaching children, German children about Nazi ideology. So Germans and Jews were not allowed to sit together and play together. उनको अलग अलग बैठाया गया। शुरू में तो यही किया गया। ऐसा करने में उसको 39 लग गया, क्योंकि 33 से किया, 6 साल के अंदर उसने ये सब काम कर लिया। और जब सबको अलग कर दिया, धीरे धीरे किया, फिर 39 से मारना शुरू किया और 45 तक मारता। अच्छा, वर्ल्ड वार भी इसी समय में हो रहा था। उस समय ये मारता भी जा रहा था। ये वर्ल्ड वार का भी टाइम, ये WW2 का टाइम है। तब जब जैसे जैसे वर्ल्ड वार बढ़ता गया, उसी समय ये मारता भी गया। नाउ अब ये देखिए, Jewish children and gypsies were thrown out of the school. He has thrown out. सिर्फ पहले उसने इन टीचर्स को निकाला, ठीक है। He thrown out Jews and gypsy children from school. और फिर क्या किया गया? Now at 10 years, लिखिए निकेत, at 10 years तो जर्मन चिल्ड्रन को क्या करना पड़ता था? They have to join नाजी यूथ, और उनको क्या कहा जाता था? जंग वॉल, ठीक है। At 10 years of age, that is German children have to join नाजी यूथ, और वहां पर ये सब सिखाया जाता था। हिटलर मेरा भगवान, ऐसे ऐसी बातें की जाती थी। हम हिटलर के लिए अपनी जान दे देंगे, और नाजी हमारी आइडियोलॉजी, यही बताया जाता था। क्या 10 to 14 है। 10 ईयर्स में ज्वाइन कर लेगा, 14 से वहां चला जाएगा। तो 10 ईयर्स में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड जंग वॉल, इट इज कॉल्ड जंग वॉल। इसी वॉल्व के नाम पे, योद्धा के नाम पे, वहां की जर्मनी की जो कार बनी, वॉल्क्सवैगन, जो तुम्हारी बुक में बनी हुई है, वो बहुत प्रसिद्ध इसी के समय में थी। इसने वॉल्क्सवैगन का प्रचार भी किया, इवन उसकी डिजाइनिंग भी की थी इसने उस कार कंपनी के साथ, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। नाउ
At 14, they stay there up to 14 years of age. वो वहां तक कब रहते थे? They stay there up to 14, 10 से 14 साल है, years of age. तो छोटे बच्चों के लिए जंग वॉर के थी 14 साल के बाद क्या होता था? The 14 years boys have to join Nazi youth organization. उसको कहते थे हिटलर यूथ. ये था नाजी यूथ. और 14 years के बाद क्या कहलाते थे? हिटलर यूथ. है? नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं. देख लो, ऐसा है. इसका मतलब समझो फ्लो चार्ट. नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ही थी, लेकिन उसके दो अलग अलग वो थे. एक नाजी आर्मी थी और एक जंग वॉर थी. ऐसा था. देखो, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक थी जंग वॉर, और वो कितने साल के बच्चों के लिए थी? 10 to 14 years. और इसके बाद जब 14 years का हो जाता था तो उसको हिटलर यूथ में जाना पड़ता था. वहां वो 18 years तक रहता. बॉय को जाना पड़ता था. यहाँ दोनों रहेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स. और फिर इसके बाद गर्ल्स जा सकती हैं. उनको आइडियोलॉजी दे दी गई, 4 साल काफी है, फिर जा सकते हैं. लेकिन अब इनमें से जो बॉयज है वो कहाँ जाएंगे? दैट इज हिटलर यूथ में चले जाएंगे. और वहां पे कब तक रहेंगे बताओ? 14 से 18 years. इसमें सिर्फ बॉयज रहेंगे, गर्ल्स को चली गई. अब 18 years के बाद क्या किया जाएगा? दे हैड टू जॉइन द लेबर सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस. अब 18 के बाद क्या होगा बोलो? दैट इज आर्म्ड फोर्सेस. 18 years टू कब तक? वन ऑफ द, इनको ज्वाइन करना पड़ता था. बस ऐसे ही 18 कितने साल तक ये नहीं कहा गया. समझ में आ गई बात? एक जंग वॉर है, एक हिटलर यूथ है, वो बॉयज के लिए है, और ये भी बॉयज के लिए होगी. तो बॉयज ही तो आगे बढ़ेंगे, तो ये भी बॉयज के लिए. अब वो सैनिक बन के जाएंगे. सही है? ऐसे था. सो दे स्टे देयर अप टू 14 years of age. आफ्टर दैट दे ज्वाइन हिटलर यूथ and remain there at up to 18 years. वहाँ उनको क्या सिखाया जाता था? एग्रेशन, लड़ो, तन के खड़े हो, ऐसे सिखाया, मारो. So at age of 14 years, boy joins. घर चले जाए. उनको 4 साल आइडियोलॉजी सिखा दी कि उनको कोई सैनिक तो बनाना नहीं, उनको अब अच्छी माएँ बननी है. ऐसे ही 12 साल की एज में प्यूबर्टी आ जाती है गर्ल्स में, तो बस उनको भेज दिया कि जाओ शादी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो फ्री में सब कुछ मिलेगा. फ्री बस में सर्विस. ट्रेन इनमें टिकट नहीं लगता था, बस वो गोल्डन बटन पहन के चलती थी, और जब ऐसे चलती थी तो वो सब फ्री. भाई जिसने 12 बच्चे पैदा कर लिए उसको क्या ये चीज़ होती है. समझ में आ गई बात कि नहीं? वो फर्स्ट स्टेट की नागरिक बन गए. देखो, एट एज ऑफ 14 years बॉयज ज्वाइन. किसे ज्वाइन करते थे? हिटलर यूथ. एंड देयर दे लर्न. वहां पे वो क्या लर्न करेंगे? 14 से 18 साल में तो एग्रेशन होता है कि नहीं होता है? देयर दे लर्न वॉरशिप. ये देयर दे लर्न एग्रेशन. एग्रेशन का क्या मतलब होता है? कि क्रोध आना. वर्शिप, लड़ाई का महिमा मंडन. वर्शिप, तुमने देखा कि हमारी बुक में बना हुआ है कि जो नाजी आर्मी थी कितनी बड़ी थी. दैट इज, वो पॉम्प एंड शो बहुत करता था, दिखावा बहुत करता था किसी भी चीज का. तो वो लोगों को दिखाता था, देखो दुनिया में कि नाजी आर्मी कितनी बड़ी है. एक बार तुम्हारी बुक में देखो, एक तरफ से दिख रहा, कहां तक जा रही नाजी आर्मी, उसका कुछ दिखाई पड़ रहा. तो आप इसमें भी देख लीजिए.
नाजी आर्मी वीडियो, नाजी आर्मी का वीडियो देखो कितना तगड़ा वीडियो। ये देखो हाँ, ये सल्यूटिंग था। ये देखो Global industrial power is limited to an army of only 100,000 men and loses territory. The Germans feel very put upon by the Treaty of Versailles because it essentially set Treaty of that. Could their powerful nation have lost? And why are they made to cede land to lesser nations? the territorial losses are quite significant. They lose territory in the east to the poles and to ये तो तब ये दिखाया है कि they're इसने forced to अपना ये एरिया demilitarize खो their दिया। islands. They can't use it as a launch pad. Quite significant. They lose territory in the east to the Poles and to the Czechs, and they're forced to ये demilitarize. देखो ये वीमर रिपब्लिक के समय में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अपना इतना हिस्सा खो दिया था, और बाद में तुम्हारे बुक में जो मैप है इतना सब जीत लिया है ना। ये वीमर रिपब्लिक में मैंने कहा था ना 20% लैंड इसने अपनी खो दी थी, वही दिखा रहा है। अब आगे की देखो, ये देखिए कितनी बड़ी इसकी सेना है। They lose territory in the east to the Poles and to the Czechs, and they're forced to demilitarize the Rhinelands. They can't use it as a launch pad for a renewed invasion of Belgium and France. Feeding on the resentment, a populist rabble-rouser taps into wounded ये German मूछें pride इसी की है, ये and हिटलर की promises मूछों to के get नाम से back what पॉपुलर has हुई। been lost. Adolf Hitler and his Nazi ये देखो। party start to build a mass following. The German people see him as a savior, a man to restore their once great nation. There was a feeling in Germany जर्मन that पीपल सी हिम एज ए सेवियर, उसे वो मसीहा मानते थे कि वो उन्हें बचाने के लिए हिटलर पे जन्मा। तो तुमने देखा ना कि ये ऐसा इसमें माना गया, ठीक है। अब देख लो, ये तो आपने देख लिया, टॉर्चर टू ज्यूज कम्युनिटी एट टाइम ऑफ हिटलर। उस समय हिटलर के Torture समय to में Jews ये देखो, community at time of Hitler. जब नाजी के कंसंट्रेशन कैंप में ये जो ज्यूज थे किस तरह आते जाते थे, देखो कितनी बुरी दशा कर रखी थी खाने पीने की इसने। सो आज के टाइम में घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब एक साल में संभाल पाना मुश्किल है। When the Allied forces entered the camps at Auschwitz on January the 27th, 1945, इनकी ऐसी what they हालत थी। found was a tragic scene of mass extermination, the likes of which our world has ये never मित्र witnessed. राष्ट्र है, देखो ज्यूज का क्या हालत है। After Germany sparked World War II and invaded Poland, the Schutzstaffel, more commonly known as the SS, would convert Auschwitz I into a prisoner of war camp. Later on, construction of Auschwitz II, Birkenau, started, which would become the site of countless atrocities. Of the 1.3 million people sent to Auschwitz, 1.1 million people. जब मित्र राष्ट्र यहाँ घुसे तो हैरान रह गए, इतने जो दुनिया की सबसे अमीर कम्युनिटी थी उसको इन्होंने ऐसा कर दिया। और हिटलर ने बोला कि तुम लोग देख क्या रहे हो, अगर एलाइड फोर्सेस आ रही तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजो, अपनी एयर फोर्स को भेजो। तो उसने बोला, मिस्टर वी हैव नो एयरक्राफ्ट, ऑल ओवर एयरक्राफ्ट वर हिट बाय एनिमी। अब एक भी नहीं बचा, हमारे पास एयर फोर्स ही नहीं बची। तो वो उसने अपनी प्रेमिका के साथ गोली मार ली, बोला मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए और मुझे अभी जला दो। तो लोगों ने पेट्रोल डाल के इसको जला दिया। तो बोले सेना आ रही थी, पहले ही इसने गोली मार ली था खुद को और वाइफ अपनी प्रेमिका। ऐसा इतना ही रखो।
राहुल को लाइन नहीं है। हाँ ऐसे ही था। हाँ? भारत ज्यादा तरक्की और यहाँ भी